आज हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ठीक, सबसे पहले सीखते हैं कि एक सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड बोलते किसे, उसके बाद फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन में ही आता है। सोलेनॉइड एक, ये समझ लीजिए आपके पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, कोई इंसुलेटर का बना हुआ, कोई बेलन, या फिर आपके पास कोई बॉटल है सिलेंड्रिकल या मार्कर है। आपने एक वायर लिया कॉपर का, उसके ऊपर लपेटना स्टार्ट कर दिया और क्लोजली आप उसको लपेटते जा रहे हैं, वाउंड्स एंड वाउंड्स बार बार लपेट रहे हैं। ठीक, तो जब बहुत सारे वाउंड्स, बहुत सारे वाइंडिंग हो जाएगी इसके ऊपर, तो एक इस टाइप का शेप बनकर तैयार होगा, जैसा आपको ये सामने नज़र आ रहा है, स्प्रिंग जैसा। ठीक, हेलिकल इसका शेप है, बाकी ये जो ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हुआ है ये सोलेनॉइड कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगी बात। ये जो वायर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इंसुलेटेड आप जानते हैं किसको बोलेंगे? इंसुलेटेड कॉपर वायर एक ऐसा वायर जिसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई होती है ना इंसुलेटर की, उसको इंसुलेटेड कॉपर वायर कह सकते हैं। बहुत पतले पतले वायर मोटर बांधने में यूज़ होते हैं। ठीक, क्या कॉपर अंदर होगा, ऊपर कवर चढ़ा हुआ होगा, बहुत पतला सा होता है। ठीक, देखने में भले पता ना चले। बहरहाल वो ये करंट शेयरिंग से बचाता है। मतलब अगर कोई करंट आप यहाँ से पास कराएंगे, ध्यान से सुनो, ये डायग्राम में मैंने इतना गैप दिखाया हुआ है ना, एक्चुअल में इतना गैप नहीं होता। एक्चुअल में तो बहुत मिलाकर हम वाइंडिंग करते हैं, है ना। अगर आपका वायर के ऊपर इंसुलेटर की कवरिंग नहीं चढ़ी होगी तो ऐसे तार लपेटने का कोई मकसद नहीं है। फिर तो करंट ऐसे गोल गोल घूमने के बजाय पता है क्या होगा, टच हो रहा होगा बराबर वाले से, डायरेक्ट शॉर्टकट मारकर इधर से उधर चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा तो इसका मतलब एक वायर का तार का करंट बराबर वाले में ऐसे डायरेक्टली शेयर नहीं हो सकता। वो वहाँ तक पहुँचेगा जब एक चक्कर पूरा काट चुका होगा, वायर के अंदर फ्लो होकर ही जा सकता है। ठीक है, याद रहेगी बात। पूरे रास्ते उसको चलना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लगेगा। इसीलिए हम इंसुलेटेड कॉपर वायर इसमें यूज़ करते हैं, और इस शेप में अगर आप इसको बनाते हैं तो ये कहलाएगा एक सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होती है? इस टाइप की एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे बार मैग्नेट की होती है ना, इस टाइप की। बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जाएंगी इसके अंदर से, सीधी सीधी, किनारों पर आकर बैंड हो जाती हैं, लेकिन अंदर अंदर सीधी सीधी चलती रहती है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। और आप जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने से पहले हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है, तो पहले एक लूप ही बना लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा लूप जो कि इसके आधा तो अंदर से पास होगा और एक आधा हिस्सा उसका बाहर रहेगा। एक रेक्टेंगुलर लूप मैं इसके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का। एक लूप सपोज कर लेते हैं इस टाइप का, और उसका नाम भी रख लेते हैं ABCD। ठीक है, ABCD इस टाइप का लूप। ठीक, इसको बल्कि मैंने नीचे एक अलग तरीके से बनाया हुआ है डायग्राम को। अगर मैं इसको क्रॉस में बनाऊं, क्रॉस सेक्शन, क्या लूप की शेप रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। देखो, ये दो पार्ट जो हैं ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेंगे। उसके लिए हम 0 लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट B.dl जो निकालेंगे, हो गया ना 0। दूसरी चीज़, ये वाली बीच वाली लाइन, इसके लिए डायरेक्शन सेम होगी। इसके लिए B.dl को BDL लिख सकते हैं, cos थीटा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कोई और शेप आप बनाते हैं तो उसके लिए इतनी सिमेट्री आपको नहीं मिल पाएगी इस पर्टिकुलर केस में जितनी रेक्टेंगल में मिल रही। ठीक, जैसे मान लीजिए सर्किल बना लिया आपने, वो हर पॉइंट पे एंगल चेंज कर रहा, कहाँ तक आप एंगल की वैल्यू निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड सीधी सीधी है,
वो तो स्ट्रेट वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड ही सर्कुलर होती थी, इसलिए हमने सर्कुलर बनाया था। ठीक है, ये लूप यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये जो आपको डॉट और क्रॉस दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअल में वायर है। ये जो वायर है बार बार ऐसे लपेटते हैं तो ऊपर से ऐसे निकल कर आएगा, नीचे से फिर एंटर करेगा। इसको बिल्कुल ये समझ लीजिए बीच में से काट दिया, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम ऐसे वर्टिकल सामने से। तो ये वायर जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से फिर एंटर करेगा। तो जहाँ से वायर बाहर निकल रहा है उसको एक डॉट बना दिया, और फिर दोबारा जब वो एंटर करेगा तो उसको एक क्रॉस बना दिया। अब ये बार बार इधर से निकलेगा, इधर से जाता रहेगा सोलेनोइड के लिए। ठीक, तो बार बार एक डॉट एक क्रॉस, एक बार करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड, एक बार इनवर्ड, एक बार आउटवर्ड, एक बार इनवर्ड। जितनी बार आउटवर्ड होगी उतनी बार इनवर्ड होगी। यही वाला जो लूप है ना, ये यहाँ नीचे बनाते हैं। ठीक, ताकि अब ये जो इतनी ज़्यादा रश हो रहा है ना ऊपर, थोड़ा रश कम हो जाए। इस टाइप का लूप मैंने ऊपर बनाया था ना, और इसका नाम था ये ABCD। ठीक है, चलिए अब इसके लिए अप्लाई करते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, कोशिश करता हूँ मैं, आप लोग सब इधर ध्यान दीजिएगा और देखते रहना कहीं गलती ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन से दैट using ampere circuital law for loop ABCD जो हमने इमेजिनरी लूप बनाया है, इसके अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर आप क्लोज इंटीग्रल BDL निकालेंगे, B डॉट DL बल्कि डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये इक्वल आएगा म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज। आई एनक्लोज मतलब वो करंट जो लूप के अंदर अंदर एनक्लोज हो गया। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल का मतलब आपको बताया था, पूरे एंटायर लूप पर आपको देखना है। ठीक, हमारा लूप जो है वो 4 अलग अलग पार्ट में है और अलग अलग एंगल बन रहे हैं चारों में। जैसे यहाँ पर कुछ और एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, 4 हिस्से हैं ना। अगर मैं पूरे क्लोज इंटीग्रल को 4 हिस्सों में लिख दूँ तो इस टाइप से बन जाएगा ये इंटीग्रल B डॉट DL। एक तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल वाला B डॉट DL फ्रॉम A टू B, ये वाला पार्ट। ठीक, फिर फ्रॉम B टू C, फिर फ्रॉम C टू D, एंड फाइनली फ्रॉम D टू A। ठीक है, अब तुम्हें इसका मतलब और समझ में आ गया होगा कि क्लोज इंटीग्रल का एक्चुअल मीनिंग क्या आता है ना। मतलब इसको तोड़ने पर 4 सिंपल वाले इंटीग्रल बने। क्यों? क्योंकि बिना लूप पूरा किए ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको हटा ही नहीं सकते, लूप पूरा बनाना ज़रूरी है। ठीक, ये पूरा लूप बना दिया तो ये बन गया B डॉट DL इक्वल्स टू 4 हिस्सों में आ गया, फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। और ये पूरा इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स उस करंट के जो करंट इस लूप के अंदर एनक्लोज्ड। ठीक, करते हैं 1 बाय 1 हर एक पार्ट के लिए अप्लाई। सबसे पहले आप AB को देखिए, पार्ट AB। इस AB पार्ट को देखें तो AB ऐसे है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड ए सोलेनोइड वो ऐसे होती है, या तो इधर जा रही होगी या इधर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्ट AB हमारा ऐसे है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, थीटा 90 डिग्री हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड यहाँ ऊपर बनाकर दिखाई दे, जैसे बार मैग्नेट की होती, बीच में अंदर अंदर सीधी चलती, बाहर जाकर फिर आधी इधर से घूम के आएगी, ऊपर से आधी नीचे से, फिर वापस घूम कर आएगी। ठीक, अंदर वाला पार्ट की बनाई थी मैंने खाली, ये लाइंस जो बन रही। तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर है, और ये लूप हमारा ए भी ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक, cos 90 0 होता है, इसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। B डॉट DL का मतलब है B DL cos थीटा, B DL cos 90। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इट मीन्स इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बिकम 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम A टू B हो गया ना आसान। ठीक है, अभी इसी वजह से रेक्टेंगल लिया था ना। फ्रॉम B टू C अगर आप देखें तो पैरेलल है। अब पैरेलल का मतलब क्या है?
पैरेलल का मतलब है एंगल होगा उनके बीच में 0, ठीक। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आप b डॉट डी एल को लिख लें b डी एल cos 0, तो ये b डॉट डी एल जो है b डी एल के इक्वल आ जाएगा, डॉट हट जाएगा बीच में से। अगर एंगल 0 होता तो a डॉट बी ए बी के बराबर होता, तो b डॉट डी एल जो है ये b डी एल के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन b डी एल ये बचा। याद रहेगी बात क्या? b डी एल कॉस थीटा आता ना, तो कॉस तो नहीं, वो है 0। अभी तो बताया, ये तो डिस्कस किया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। अगर आप cos 0 1 पुट कर देंगे तो ये b डॉट डी एल के इक्वल आ जाएगा। cos 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन लिख दो बस, ठीक। उसकी वैल्यू 1 है। अब फ्रॉम सी टू डी देख लो, क्यों भाई? अभी ये जो सी टू डी वाला पार्ट दिख रहा है, अभी सी टू डी वाला पार्ट दिख रहा है, सी टू डी ऊपर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड वो साइड है, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। ए बी बी डी एल हो जाएगा, लेकिन ये आउटसाइड चला गया लूप। ये जो पार्ट है हमारा ए डी, ये अंदर नहीं है, सोलेनॉइड के इंटीरियर में नहीं है, आउटसाइड है, ठीक। और आउटसाइड जो है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर तो सारी की सारी लाइंस मजबूरी है यहीं से पास होना है, लेकिन जैसे ही वो इसके एंड पर पहुंचेंगी, बाहर निकलने के बाद पूरे रीजन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बाहर निकलने के बाद सब तरफ फैल जाएंगी, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, गैप हो जाएगा। कुछ ऊपर से जाएंगी, कुछ इधर से जाएंगी, कुछ नीचे से, कुछ पीछे से, चारों तरफ से, वो भी दूर दूर से भी ऐसे, और आना है वापस यहीं पर। आउटसाइड बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और हमें आउटसाइड चाहिए भी नहीं, हमें इनसाइड वाली कैलकुलेट करनी है। तो आउटसाइड वाली को हम बहुत कम मामूली मानते हुए, या ये कह लेंगे कि आउटसाइड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पर अगर मैं भले बी डॉट डी एल की वैल्यू आए, लेकिन अगर यहाँ पर बी 0 रख दूँ तो अभी ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो फ्रॉम ए टू डी हमने मैग्नेटिक फील्ड को ही 0 रख दिया है, जिसकी वजह से ये इंटीग्रेशन 0 हो गया पूरा। बचा क्या? म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब प्रॉब्लम बची है इस आई एनक्लोज्ड के साथ, कितना करंट इसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो मान लो ये जो बी से सी तक का पार्ट है, या ए से डी तक का पार्ट है, इस रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ उसको एल मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो सोलेनॉइड है, अलग अलग तरह के सोलेनॉइड होते हैं। सोलेनॉइड में जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको मान लेते हैं स्मॉल एन, ठीक। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम कितनी भी लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एल लेंथ में कितने आ जाएंगे, एन इंटू एल, उसको मान लो कैपिटल एन। कैपिटल एन वो नंबर ऑफ टर्न्स है जो इस लूप के थ्रू पास हो रहे हैं, ठीक। अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो आप ये जो लूप की लेंथ है इससे स्मॉल एन को मल्टीप्लाई करा दो, इस लूप की लेंथ में कितने आ गए वो टर्न पता चल जाएंगे, वो उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। अच्छा, हर टर्न में इक्वल करंट जा रहा है, क्योंकि पूरा वायर तो एक ही है, सोलेनॉइड एक सिंगल तार का बना हुआ होता है एक ही वायर का। तो जो एक टर्न में करंट जा रहा है ना, नेक्स्ट टर्न में भी करंट वही रहेगा। एक पूरे सिंगल तार में करंट की वैल्यू सेम रहती है जब तक बीच में से कोई कनेक्शन नहीं जाता, तो पूरे में करंट की वैल्यू आई रहेगी। ये मतलब ये वाला करंट जो बाहर निकल रहा है ये भी आई के बराबर है, ये भी आई के बराबर है, ये भी आई के बराबर, ये भी आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो बाहर आ रहे हैं वो कैपिटल एन के बराबर है, तो जो आई एनक्लोज होगा ना, जो लूप के अंदर एनक्लोज्ड करंट है, वो हो जाएगा एन आई, ठीक। एन आई का मतलब एन है नंबर ऑफ टर्न्स, हर टर्न में आई करंट है, तो टोटल करंट हो गया एन आई।
और सब में आउटवर्ड ही आ रहा तो सब प्लस ही होंगे। ठीक, ये अंदर एनक्लोज नहीं है नीचे वाला टर्म, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए। हाँ, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है ना। हाँ, जितनी बार आउटवर्ड निकल रहा है, लूप को नहीं पता कि वो 10 अलग अलग हैं या एक। ठीक, तो आई एनक्लोज जो है वो एन आई के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर पुट कर दो आप आई एनक्लोज की जगह पर, ये बचेगा इंटीग्रेशन बी डी एल, इसको इंटीग्रेट कर दो, बी बाहर, डी एल का इंटीग्रेशन वो हमने एल मान ही लिया है तो एल हो जाएगा, बी इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एन आई, और कैपिटल एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन एल इंटू आई, एल इधर भी है उधर भी है, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, क्या बना ये, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्या बना, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट मुन्नी मुन्नी, याद रखना इसको, ठीक है, इतनी सी मुन्नी है ये बस।